सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में यहाँ रिद्धि हॉस्पिटल में बता देती है कि वो शादी करने वाली है और वो इंसान यहीं पे बैठा है। अब इसके आगे तभी वहाँ दूसरी डॉक्टर स्माइल करते हुए बोलती, आखिर कौन है वो खुशनसीब जिसने आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे दी है डॉक्टर कपूर। भीड़ में से एक आवाज़ और आई और उसने बोला, आपने कहा कि हम जानते हैं, वो कौन है? कहीं वो हमारे हॉस्पिटल के ही कोई डॉक्टर तो नहीं है? उनकी बात सुनकर रिद्धि हल्का सा मुस्कुराती और बोलती है, आप लोग मुझे कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, आपके ही हॉस्पिटल के एक बहुत बड़े काबिल डॉक्टर हैं जो आप लोगों के साथ ही काम करते हैं। तो अब आप लोग अपना दिल थाम लीजिए क्योंकि अब मैं उन्हें स्टेज पर बुलाने वाली हूँ। सो प्लीज़ वेलकम एंड गिव राउंड अप्लाउंस फॉर डॉक्टर रोहित। डॉक्टर रोहित कपूर, प्लीज़ आप स्टेज पर आ जाइए। ये देखकर डॉक्टर रोहित के फेस पर पसीने आने लगे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि रिद्धि आज ही ये सब करने वाली है। वो धीरे से अपनी जगह से खड़ा होता है और बड़े आराम से चलकर स्टेज की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो स्टेज पर आया, रिद्धि घुटनों के बल बैठी और उसके आगे एक गुलाब का फूल करके बोली, विल यू मैरी मी डॉक्टर रोहित। रोहित इस वक्त बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था क्योंकि रिद्धि ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। दरअसल करना तो रिद्धि भी ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन आर्य यहाँ मौजूद थी और आर्य को ये एहसास दिलाने का मौका वो छोड़ना नहीं चाहती थी कि वो उसकी ज़िंदगी में सचमुच बहुत दूर जा चुकी है। वो तीनों ही स्टेज पे मौजूद थे, लेकिन बिल्कुल खामोश थे। तभी ऑडिटोरियम में बैठी हुई उनकी एक कलीग जोर से चिल्लाई, डॉक्टर रोहित से यस। रोहित ने एक नज़र आर्य पर डाली जो कि स्माइल करते हुए उन दोनों को देख रही थी। आर्य ने स्माइल करते हुए अपनी पलकें झपकाई और जोर से बोली, जवाब दीजिए डॉक्टर रोहित, डॉक्टर कपूर आपके जवाब का इंतजार कर रही हैं। तो रोहित ने स्माइल करते हुए रिद्धि के हाथ से वो गुलाब लिया और बोला, यस। किसी तरह से ये फंक्शन खत्म हुआ और सब लोग घर वापस आ गए। ना तो किसी ने किसी से कुछ कहा और ना ही किसी ने किसी से कोई शिकायत की। हालांकि दादाजी और दादी माँ दोनों ही रिद्धि के इस फैसले से नाराज थे, लेकिन वो लोग रिद्धि पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप उसके फैसले को मान लिया था। अगली सुबह कल जो कुछ भी फंक्शन में हुआ उससे सब लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। सच तो ये था कि कोई भी रिद्धि के इस फैसले से खुश नहीं था, लेकिन सबके सामने उसका फैसला मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। वहीं ममता जी तो अब भी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आर्य और रिद्धि का रिश्ता किसी भी वजह से टूटे। वो रिद्धि की खुशी सुख चाहती थी, लेकिन आर्य के साथ न कि और किसी के साथ। ऐसा नहीं था कि उन्हें रोहित पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें आर्य अब अच्छी लगने लगी थी। उसे रिद्धि के हमसफ़र के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया था। इधर रिद्धि सुबह उठकर हॉस्पिटल के लिए तैयार होती है और नीचे नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आती है। सब लोग वहाँ बैठकर नाश्ता कर रहे थे, लेकिन उसके आते ही सब लोग एक एक करके उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। ये देखकर रिद्धि को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से से चिल्लाती और कहता है, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया जो आप लोग मुझे इतनी नाराज़गी दिखा रहे हैं? मॉम, आप ही चाहती थी ना मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ, और अब जब मैं रोहित से शादी करने का फैसला ले लिया है तो आप क्यों तमाशा खड़ा कर रही हैं? जिस पर ममता जी दुखी होते हुए कहती हैं, ना तो हम कोई तमाशा खड़ा कर रहे हैं रिद्धि, और ना ही हम तुझे दुखी देखना चाहते हैं। तो इस शादी से खुश है ना, तो खुश रह। इसलिए हम सब तेरी शादी, तेरी खुशी में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन तेरी तरह हम भी खुश होने का नाटक कर रहे हैं, ये तो ज़रूरी नहीं ना। जिस पे रिद्धि परेशान होकर कहती है, अब आपसे ये किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ और मैं खुश होने का नाटक कर रही हूँ? तो ममता जी बोलती हैं, बच्चों को अपनी माँ से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि माँ उनका चेहरा देख के ही जान लेती है कि उनके मन में क्या चल रहा है।
जिस पर रिद्धि ताली बजाते हुए कहती है, वाह मॉम, आज आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। लेकिन जब मैंने आर्य से शादी करने से इनकार किया था, तब तो आपको पता नहीं चला कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मानती हूँ कि अतीत में मैं बहुत गलत फैसले लिए हैं, लेकिन मैंने आज जो फैसला लिया है वो गलत नहीं है। रोहित सच में बहुत अच्छा इंसान है और इस बात को आप लोग भी नहीं नकार सकते हो। तो फिर आप लोग इस शादी से खुश क्यों नहीं हो? ममता जी कुछ कहने वाली थी कि तभी राकेश जी आकर उन्हें रोक देते और रिद्धि से कहते हैं, रिद्धि बेटा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि तू सोच रही है। तू चाहती है ना कि हम तेरी शादी में खुशी से शामिल हो, तो अब तेरी शादी में खुशी से शामिल होंगे। कोई भी तुझे दुखी नजर नहीं आएगा। तू जैसा चाहती है वैसा ही होगा। जिस पर ममता जी राकेश जी से कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? राकेश जी ममता जी पर चिल्लाते हुए कहते हैं, और क्या करूं मैं? तुम दोनों माँ बेटी के बीच में मैं फंस के रह गया हूँ। रिद्धि के पक्ष में बोलता हूँ तो तुम्हें बुरा लग जाता है, तुम्हारे पक्ष में बोलता हूँ तो उसे बुरा लग जाता है। अब बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या? हम लोग अपना फैसला उस पर लाद कर देख चुके हैं ममता। उस फैसले से कोई खुश नहीं रहा है। वो अगर अपनी मर्जी से फैसला लेना चाहती है तो उसे लेने दो। हो सकता है शायद इसके बाद से उसे कुछ अक्ल आ जाए। सब लोग आपस में बात कर ही रहे होते कि तभी उनकी नज़र अपने घर के गेट पर खड़ी हुई आर्य पर जाती है। आर्य बड़े ही आराम से वहाँ खड़ी थी और उन लोगों की बातें सुन रही थी। आर्य को वहाँ देखकर रिद्धि का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो उसके पास आती है और उसके कॉलर को पकड़ के कहती है, यही चाहती थी ना तुम? आज तुमने मेरे परिवार की नज़रों में मुझे ही बुरा बना दिया। आज वो हालत हो गई है कि कोई मेरी खुशी में खुश नहीं है। आर्य, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से है। क्यों आई तुम यहाँ पे वापस? तुमसे मेरी कोई खुशी क्यों नहीं देखी जाती है? अकेले रह रही थी ना मैं, और खुश भी थी। लेकिन तुम फिर से मेरी खुशियों में आग लगाने के लिए यहाँ चली आई। आखिर चाहती क्या हो तुम? उसके दोनों हाथों को अपने गले पर लगा कर कहती है, तुम ना ऐसा करो, तुम मेरा गला ही दबा दो और मेरा किस्सा यहीं ख़त्म कर दो। ना मैं रहूँगी और ना ये सारा फसाद होगा। वो बिना रुके बोली जा रही थी। उसने आर्य को कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया था। आर्य भी चुपचाप उसकी नाराज़गी बर्दाश्त किए हुए जा रही थी। आर्य ने जब कुछ नहीं कहा तो उसे उस पर और ज़्यादा गुस्सा आया। उसने अपने गले से उसके दोनों हाथों को हटाकर जोर से झटका और फिर बिना कुछ खाए पिए गुस्से से वहाँ से निकल गई। इधर आर्य ममता जी के पास आती है और कहती है, मॉम, आपको उससे कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो रोहित से सच में शादी करती है या नहीं। ममता जी अपनी शंका जताते हुए कहती हैं, इस बार मुझे उसके इरादे बहुत पक्के लग रहे हैं यार। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस खेल में हार जाओ। जिस पर आर्य एक फीका सा स्माइल करते हुए कहती है, हार तो मैं बहुत पहले चुकी हूँ मॉम। बस अब तो ये आखिरी दाव चलना बाकी है। ये दाव जीत गई तो सब कुछ जीत जाऊंगी, नहीं तो मैं अपनी ज़िंदगी भी हार जाऊंगी। बस आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं अब रिद्धि के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। अगर मुझे ये यकीन हो गया कि वो सच में मेरे साथ खुश नहीं रह सकती तो मैं उसे रोहित के साथ आराम से जाने दूंगी। अब मुझे बस उसकी खुशी से मतलब है। अगर वो मेरे साथ खुश रहती तो ठीक है, लेकिन अगर उसे वही खुशी रोहित के साथ मिलती है तो मैं उसके फैसले के साथ हूँ। जिस पर सिद्धि आगे आते हुए कहती है, ये तुम क्या करी हो यार? तुम उससे प्यार करती हो तो ऐसे कैसे किसी और के पास देख सकती हो, या फिर उसे कैसे किसी से शादी करने दे सकती हो? आर्य बोलती है, आप लोग परेशान मत होइए। बस आप सब रिद्धि की खुशी में खुश होकर शामिल होइए, वो भी पूरे दिल से, ताकि वो भी खुश रह सके। बहुत तकलीफ सही है उसने मेरी वजह से। पहले ही मेरे सर पे बहुत सारे इल्ज़ाम हैं और अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसके परिवार वाले भी मुझसे नाराज़ हो जाएं और मेरे सिर पर एक और गुनाह आ जाए। ये कहकर आर्य वहाँ से बाहर निकल जाती है। इधर रिद्धि का दिमाग पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब था। सबकी नाराज़गी उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। वहीं आर्य का इस तरह से खामोश रहना भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्य ने अब तक उससे क्यों कुछ नहीं कहा है। उसे तो लग रहा था कि जैसे ही उसे पता चलेगा कि वो रोहित से शादी करने वाली है, वो बवाल मचा देगी। लेकिन इस बात के बिल्कुल विपरीत वो बिल्कुल शांत थी। अगर वही इस तरह से शांत रहेगी तो वो अपने मकसद में कामयाब कैसे होगी? रिद्धि ने सारे ख्याल अपने दिमाग से निकाले और अपने पेशेंट को देखने में बिजी हो गई। आज का दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा हैट्रिक था। उसके सर में दर्द होने लगा था। उसने सुबह से भी कुछ नहीं खाया था। तभी लंच टाइम में रिद्धि के केबिन का डोर नॉक होता है और मायरा अंदर आती है। माहिरा अंदर आते हुए बोलती है, चल यार रिद्धि, लंच टाइम हो गया और तूने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तुझे भूख लगी है क्या? जो यहाँ पे बैठी है। रिद्धि मायरा को इस तरह से नॉर्मल देखकर काफ़ी हैरान थी। वो मायरा से कहती है, मायरा, तुझे बुरा नहीं लगा मैंने रोहित से शादी करने का फैसला कर लिया, वो भी तुझसे बिना कुछ कहे और बिना कुछ बताए? जिस पर मायरा चेयर पर बैठते हुए बोलती है, ये तेरी जिंदगी है रिद्धि, तू चाहे इसका जो फैसला लेना चाहे ले सकती है। सच कहूँ तो मैं दिल से चाहती हूँ कि तू आर्य जीजू को माफ़ कर दे और उनकी ज़िंदगी में वापस लौट जा। क्योंकि सच तो ये है कि जितना प्यार वो तुझसे करती है उससे कहीं ज़्यादा प्यार तू उनसे करती है। लेकिन अगर तू उनके साथ नहीं लौटना चाहती और रोहित के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है तो यही सही। मैं तुझसे किसी भी बात के लिए मजबूर नहीं करूँगी। मैं तेरे हर फैसले में पहले भी साथ थी और अब ना मेरा काम है जो कि मैंने तुझे पहले ही कर चुकी हूँ। लेकिन उस पर चलना ना चलना तेरी अपनी मर्जी है। ये तेरी ज़िंदगी है तो उसमें फैसले भी तो तुझे ही लेने होंगे ना। मैं उसमें इंटरफेयर करने वाली नहीं हूँ। रिद्धि अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ के बोलती है, ऐसा मत बोल मायरा, तू ही तो है मेरी सब कुछ। तूने मेरा उस वक्त साथ दिया जब मेरे साथ कोई नहीं था। अब अगर तू ऐसा बोलेगी तो कैसे चलेगा? जिस पर मायरा उसके गाल पे हाथ लगाकर बोलती है, पगली, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, तो इसलिए मेरी तरफ से टेंशन लेना बंद कर। तो अपने परिवार वालों को कैसे समझाएगी ये सोच। और फिलहाल के लिए तो ये सोचना छोड़ और चल के लंच कर, क्योंकि खाली पेट रहने से कुछ नहीं होगा। रिद्धि वहाँ से उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी होकर बोलती है, तू जा, मुझे भूख नहीं है। जिस पर माहिरा उसका हाथ पकड़ के बोलती है, चल ना रिद्धि, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुझे भूख क्यों नहीं है, लेकिन इस तरह भूखा रहने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। जिस पर रिद्धि स्माइल करके उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, जानती हूँ मायरा, लेकिन अभी सच में मेरा मन नहीं है। मुझे भूख लगेगी तो मैं थोड़ी देर में खा लूँगी। माहिरा कुछ कहने वाली होती लेकिन उससे पहले ही उसे एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है। वो और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। वो जाते जाते रिद्धि से कहती है, प्लीज़ रिद्धि, खाना खा लेना। रिद्धि अपना सर हाँ मिलाती है और थोड़ी देर बाद आई मीन हॉस्पिटल का एक स्टाफ होता है जिसका नाम पीटर होता है। वो रिद्धि के लिए लंच लेकर आता है और रिद्धि से कहता है, मैम, ये मायरा मैम ने आपके लिए भेजा है। जिस पर रिद्धि स्माइल करके पीटर की तरफ देखती है और फिर उस थाली की तरफ, और पीटर को वो थाली टेबल पर रखने के लिए कहती है और पीटर वो थाली वहाँ पर रख के वापस चला जाता है। रिद्धि रिसेप्शन पे कॉल करके अपने आगे की सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लिए कहती है और अपनी चेयर सीट से अपना सर लगाकर आंखें बंद करके आराम से बैठ जाती है। खाना वही रहता है और ठंडा हो जाता है। वो तो अपनी सोच में डूबी रहती है। उसे अपनी समझ नहीं आ रहा था कि वो जो कर रही है वो सही है या गलत। इस वक्त तो वो इतनी गहरी कश्मकश में थी कि उसे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। कहाँ तो वो आर्य से दूर होना चाहती थी और कहाँ आर्य की चुप्पी भी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इधर कुछ घंटे बाद उसके कैबिन का डोर खुलता है और रिद्धि बिना दरवाजे की तरफ देखे हुए कहती है, पीटर, प्लेट को उठा कर ले जाओ, मेरा मन नहीं है। बस मेरे लिए कॉफ़ी भिजवा देना और हाँ, मायरा को मत बताना कि मैंने खाना नहीं खाया है। पीटर पीटर का कोई जवाब नहीं आता है और ना ही वहाँ कोई हलचल होती है। तो रिद्धि अपनी आँख खोलकर सामने खड़े इंसान की तरफ देखती है तो वहाँ पे
आर्य खड़ी होती है। आर्य को वहाँ देखकर वो हैरान होती है और कहती है, आर्य तुम यहाँ क्यों आई हो? जिस पर आर्य बिना किसी भाव के कहती है, तुमको खाना खिलाने। जिस पर ऋतिक गुस्से से कहती है, तुम्हें मेरा इतना ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आर्य। मुझे जब भूख लगेगी तब मैं खुद खा लूँगी, समझी तुम? अब और जाओ यहाँ से। जिस पर आर्य उसकी बात को सुन के कुछ नहीं बोलती है और अपने साथ लाई हुई खाने की थाली निकालती है और उसके पास आकर कहती है, खाना ना खाने से किसी परेशानी का नहीं होता है रिद्धि, इतना भी क्या परेशान हो ना जो खाना पीना छोड़ दो। मेरी नहीं, कम से कम अपने घर वालों की तो परवाह कर लो। अगर तुम बीमार हो गई तो उन पे क्या बीतेगी? रिद्धि उसके पास उनके कुछ नहीं कहती है, बस एकटक उसे देखी जा रही थी। वो एक पल के लिए रुकती और कहती है, मेरे खाने से या ना खाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, तो तुम्हें क्यों पड़ रहा है? पिछले 6 सालों से मेरे पास कोई नहीं था मेरा ख्याल रखने के लिए, कोई नहीं था मेरे पास ये देखने के लिए कि मैं बीमार हूँ या ठीक हूँ, कोई नहीं था मेरे पास मुझे प्यार करने के लिए, मुझे सहारा देने के लिए, कहने के लिए मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो मेरे साथ है। जब तुम उस वक्त मेरे पास नहीं थी तो फिर तुम अब यहाँ क्यों आई हो यार? नहीं है मुझे किसी के साथ की ज़रूरत, नहीं चाहिए मुझे कोई सहारा। ज़िंदगी अकेले जीना सीख चुकी हूँ मैं, और जब मैं अकेले जीना सीख चुकी हूँ तो तुम क्यों मेरा सहारा बनने की कोशिश कर रही हो? चली जाओ यहाँ से, क्यों सब कुछ बिगाड़ने पर तुली हुई हो? और फिर खुद की आवाज़ में थोड़ी सी नरमाई लाते हुए कहती है, मत करो मेरी इतनी परवाह आर्य, मैंने बहुत मुश्किल से ये फैसला लिया है। अब ऐसा कुछ मत करो जो मेरे लिए अपने किए हुए फैसले पर कायम रहना मुश्किल हो जाए। जाने क्यों आज रिद्धि आर्य के सामने कमजोर पड़ रही थी। आर्य भी बड़े ध्यान से उसकी हर एक बात को सुन रही थी और साथ ही उसने उस थाली को अनपैक किया और उसमें से एक निवाला बनाकर रिद्धि के मुंह की तरफ बढ़ा के कहती है, चली जाऊंगी, तुम चाहती हो तो तुम्हारी खुशी के लिए यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन जिस दिन मुझे ये यकीन हो गया कि तुम सच में खुश हो उस दिन। जिस पर रिद्धि बेबसी से कहती है, मैं खुश हूँ आर्य, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ? आर्य उस निवाले की तरफ इशारा करते हुए कहती है, क्योंकि ऐसा ही है। कहकर आर्य ने रिद्धि के दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़ा और उसका मुंह खोलते हुए वो निवाला उसके मुंह में डाल दिया। रिद्धि को न चाहते हुए भी वो निवाला खाना पड़ा। आर्य बोलती है, खाना ना खाकर क्या साबित करना चाहती हो रिद्धि? मैं सच में अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हूँ रिद्धि, लेकिन तुम मेरी वजह से अपने परिवार के साथ बुरी तरह पेश आओ या उनसे नाराज रहो, ये तो ठीक नहीं है ना। मेरी वजह से पहले ही तुम और तुम्हारा परिवार बहुत कुछ सह चुका है, लेकिन अब मेरी वजह से तुम्हारे लिए और कोई भी परेशानी खड़ी हुई तो मैं अपनी नज़रों में पूरी तरह से गिर जाऊंगी। जिस पर रिद्धि उससे नज़रें मिलाते हुए कहती है, तुम्हारी बातों से भी तो मैं अपनी नज़रों में इस तरह से गिर गई थी यार। आर्य के पास रिद्धि की बात का कोई जवाब नहीं था, उसे तो बस किसी तरीके से रिद्धि को खाना खिलाना था। आर्य उससे बातें करते हुए उसे खाना खिलाती जा रही थी। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े ही प्यार से उससे बोलती है, तुम क्या चाहती हो रिद्धि? रिद्धि खुद को अपनी आंखों में उसकी आंखों में डूबने से रोक नहीं पाई और खोई उसे बोली, मैं खुद नहीं जानती कि मुझे क्या चाहिए आर्य। यह सुनकर आर्य के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तब तक आर्य रिद्धि को सारा खाना खिला चुकी थी। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और पहले रिद्धि का मुंह साफ किया और फिर उसके हाथ। इतने सालों बाद आर्य का इतना प्यार देखकर रिद्धि खुद को रोक नहीं पाई और रोते हुए उसके गले लग गई और आर्य ने भी उसे कसकर अपने बाहों में भर लिया। जब रिद्धि को ये एहसास हुआ कि वो जज्बातों में बहकर क्या कर गई तो वो जल्दी से आर्य से अलग हुई और आर्य भी वहां से खड़ी होकर बाहर चली गई। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड आई एम वेरी 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 सॉरी कि स्टोरी इतनी लेट आई।
ओके, बाय।